हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वित्तम स्टडी वेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्रायोफाइट्स का, ओके। देन उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आएंगे और हम उसमें देखेंगे सबसे पहले उसका हैबिटेट, देन लाइफ साइकिल एंड देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मोस्टली मतलब बेसिकली हमें यही चीज़ पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है, लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल में हम उसके दो फेज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट देखेंगे। देन गैमेटोफाइट में प्लांट बॉडी एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो एक लंबा पोर्शन आज कवर हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म ब्रायोफाइट किसने दिया। तो टर्म ब्रायोफाइट दिया था ब्रॉन ने 1864 में। ब्रॉन BRAUN, ब्रॉन ने दिया था 1864 में। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है हेडविग। कभी कभी MCQs में ये पूछ लिया जाता है। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है हेडविग एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप। ओके बेटा, तो इंट्रोडक्शन में हम आते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। देयर आर 960 जेनेरा एंड 24,000 स्पीशीज ऑफ ब्रायोफाइट। 960 जेनेरा हैं और 24,000 स्पीशीज़ हैं ब्रायोफाइट्स के। अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रायोफाइटा थैलोफाइट से हायर लेवल पे स्टैंड करते हैं और टेरिडोफाइट्स एंड फेनेरोगैम्स से लोअर लेवल पे स्टैंड करते हैं। थैलोफाइटा जैसे एल्गी से तो ये हायर लेवल पे है, बट टेरिडोफाइट्स एंड फिनेरोगैम्स मतलब सीडेड प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो उससे ये लोअर लेवल पे स्टैंड करता है, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन इनको होता है और वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे प्लांट्स पाए जाएं, ठीक है ना, एक्सेप्ट सी और एंटार्क्टिका। सी एंड एंटार्क्टिका में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसका जो हैबिटेट हम देखते हैं यानी प्राकृतिक वास, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस पे, मतलब नम वाली जगह पे जो ह्यूमिड हो और नमी जहाँ पे हो और सूखा हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप ना वहाँ आती हो, थोड़ा छायेदार हो, वहाँ पे ये ग्रो करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं। आपको पता है कि ये लैंड एंड वाटर के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं। अब ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, MCQ बेस्ड पेपर होगा, इसलिए ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट कुछ स्पीशीज़ हैं जो पूरी तरह से एक्वेटिक हैं। वो कौन सा है, जैसे रिक्सिया फ्लुइटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस एंड रीलिया स्पीशीज़। तो ये हैं जो एक्वेटिक फॉर्म है ब्रायोफाइट्स के। स्फैग्नम है वो बॉगी और मार्शी कंडीशंस में ग्रो करता है। स्फैग्नम, इसे बॉग मॉस भी कहते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को कि बॉगी और मार्शी कंडीशंस में स्फैग्नम ग्रो करता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, मरुस्थल एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है ना, जैसे पॉलीट्राइकम जूनिपेरम और टॉर्ट्यूला डेजर्टोरम। इन स्पीशीज मतलब इन जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके आप याद कर लीजिएगा। अगर MCQ क्वेश्चन में आ गया तो आपको इजी होगा कि कौन से ब्रायोफाइट्स हैं जो जीरोफिटिक कंडीशन में उगते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीट्राइकम जूनिपेरम, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इन सब का और आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है ना। तो आगे है देन बेटा, आगे है
कि ईपीफिटिक ब्रायोफाइट्स, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जो ईपीफिटिक हैं। ईपीफिटिक का मतलब होता है दूसरे पौधों पे ग्रो करना, ठीक है ना। तो इनका एग्जाम्पल है डेंड्रोसिरॉस, एक्रोगाइनस जंगरमेनियल्स एंड पोरेला, ठीक है ना। ये ईपीफिटिक ब्रायोफाइट्स हैं, मतलब दूसरे पौधों पे उग जाते हैं। कुछ है ईपीफिलस ब्रायोफाइट। इसका मतलब क्या होता है ईपीफिलस का मतलब? ईपीफिलस मतलब किसी पत्ती पे उगना। फिलॉइड पत्तियों को कहते हैं ना, यानी किसी पत्ती के ऊपर उगने को ईपीफिलस कहते हैं। तो ऐसे ब्रायोफाइट जो किसी दूसरे पौधे के पत्तियों पे उग जाते हैं, ठीक है ना, तो मतलब रहते हैं, उग जाते हैं। एग्जाम्पल है रेडुला प्रोटेंसा, वो फर्न के लीफ पे, फर्न टेडोफाइट होता है, तो टेडोफाइट की पत्तियों पे उगता है रेडुला प्रोटेंसा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आइए देखते हैं, अब देख लीजिए सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स। ऐसे ब्रायोफाइट्स जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे उग जाते हैं, ठीक है ना, मृतोपजीवी जिसे कहते हैं। बॉक्सबॉमिया एफिला, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद कर लें कि जीरोफिटिक ब्रायोफाइट कौन है, ईपीफिलस कौन है, ईपीफिटिक कौन है, सैप्रोफिटिक कौन है, ठीक है ना। मैंने सब लिख दिया है और आप जो है इन सबको कहीं नोट कर लीजिएगा और याद। अब बेटा हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, लाइफ साइकिल। अच्छा, जो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल होता है उसमें लाइफ साइकिल में हम इसके दो फेज होते हैं। एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट, ठीक है ना। दो फेज होते हैं लाइफ साइकिल के, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अच्छा, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है ये मेन प्लांट होता है और ये डोमिनेटिंग फेज है, ठीक है ना। गैमेटोफाइट है, नाम ही से पता चल रहा है गैमीट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गई बात ना। एक चीज़ याद रखिएगा, जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसमें केवल क्रोमोसोम का एक सेट होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है और ये सबसे डोमिनेंट फेज होता है। ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होता है, ये अपना भोजन खुद अपने आप से लेता है, ये किसी पे भोजन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। और अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये परसिस्टेंट है। भाई परसिस्टेंट तो होगा ही, जब ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है तो परसिस्टेंट तो होगा ही। जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट्स हैं, ये फिजिकली कनेक्टेड होते हैं गैमेटोफाइट पे। इसके बारे में आगे डिटेल बताएंगे, बट अभी आप इतना बस जान लीजिए कि ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का, क्योंकि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जीवन भर, पूरी जिंदगी ये गैमेटोफाइट से अटैच होता है। जब ये इससे अटैच है तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशनली भी ये डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो फिजिकली कनेक्टेड होता है गैमेटोफाइट से और न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है ना। अब आइए फिर से हम गैमेटोफाइट पे आते हैं। गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, समझ गए ना। आगे देखिए प्लांट बॉडी इसका कैसा है। प्लांट बॉडी थैलॉइड भी हो सकता है, फॉलियोज भी हो सकता है। अच्छा, थैलॉइड बॉडी किसे कहते हैं? थैलॉइड का मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट नहीं होते हैं, तो उसको थैलस बॉडी कहते हैं। जैसे कि आपने एल्गी में पढ़ा, एल्गी का थैलॉइड बॉडी होता है, उसमें ट्रू लीव, स्टेम या रूट नहीं होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में थैलॉइड बॉडी भी हो सकता है, फॉलियोज भी। फॉलियोज का मतलब पत्ती की तरह, हैविंग लीफी एक्सेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, थैलॉइड बॉडी किसका किसका होता है? रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस। हम बार बार कह रहे हैं कि आपका एमसीक्यूज पेपर होगा, इसलिए आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को मतलब पढ़िए आप थरोली, बट आप इस तरह से भी तैयार करिए कि आपका एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन हो जाए पढ़ाई के साथ साथ ही। तो थैलॉइड कौन कौन से ब्रायोफाइट्स होते हैं? रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस। और फॉलियोज किस में होता है? फ्यूनेरिया और स्फैग्नम में फॉलियोज बॉडी होता है उसका। अच्छा, अगली चीज़ पे आइए। अगला पॉइंट है
कि, और ये स्पेशल कैरेक्टर भी है ब्रायोफाइट्स का, ट्रू रूट्स आर ऑलवेज ऑलवेज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स कभी होते ही नहीं हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर ट्रू रूट्स नहीं होते फिर ये एंकर कैसे है और ये एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहा है? तो एंकरिंग और एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें राइजॉइड्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राइजॉइड्स, जिनकी मदद से ये ज़मीन से लगा हुआ भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है, ठीक है। अच्छा, राइजॉइड्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। अच्छा, यूनिसेल्युलर राइजॉइड्स किस में होते हैं, ये भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। रिक्सिया में और मार्केंशिया में यूनिसेल्युलर राइजॉइड्स होते हैं, जबकि फ्यूनेरिया जो होता है उसमें मल्टीसेल्युलर राइजॉइड्स होते हैं। समझ में आ गई बात ना। अच्छा, एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं पूरी तरह से। ब्रायोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट होता ही नहीं है, इसमें वैस्कुलर सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि ब्रायोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है, तो इसीलिए उनकी हाइट छोटी होती है। भाई, जब पानी या भोजन को पहुंचाने वाला, अभी लंबा प्लांट होता है तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट करने के लिए फ्लोएम होता है, और वाटर को नीचे से एब्जॉर्व करके ट्रांसलोकेट करने के लिए जाइलम होता है। लेकिन जिसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होगा वो एक लिमिटेड एरिया तक ही तो ट्रांसलोकेशन कर पाएगा, आइदर फूड और वाटर का। तो इसीलिए जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे उसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स की हाइट छोटी होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम पहले प्लांट बॉडी हमने देख लिया, अब हम गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्शन को देखेंगे। इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है, बहुत सारे मीन्स हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट्स, बाय ब्रांच टिप, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय जीमा और बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब आपको याद रखना है कि किन किन में कौन कौन से तरीके के एग्जाम्पल क्या क्या है किस में। जैसे अगर डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। उसमें है रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरॉस और नोटोथाइलस। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अगर ब्रांच टिप की बात करते हैं, जैसे ब्रांच टिप में ये होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है ना, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। अब इसमें क्या होगा, ये 1 वाला टूटेगा, इसमें देखिए दो, अब ये बन गया नया, ये न्यू सेक्शन है, 2 में ये न्यू सेक्शन है। इस तरह से एसेक्सुअल मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। समझ गए ना अब आप। ब्रांच टिप के थ्रू एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होता है। अच्छा, ये ब्रांच टिप के थ्रू रिक्सिया में होता है, रिक्सिया में डेथ ऑफ ओल्डर प्लांट्स वाला मेथड भी अप्लाई होता है, देन ब्रांच टिप वाला भी, देन बाय एडवेंटिशियस ब्रांच ऐसे ही वो भी होता है, और वो जो है फिर टूट के फिर दूसरा वो बना लेता है, थैलस अपना बना लेगा। तो रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरॉस में एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होता है। जीमा के थ्रू, जीमा जो होते हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है जीमा, ठीक है ना। तो जीमा के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किसमें होता है, मार्केंशिया, लोनुलैरिया, फ्यूनेरिया, या कुछ और भी स्पीशीज़ हैं, बट आपको इतने तो आप याद कर लीजिए कि मार्केंशिया, लोनुलैरिया एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू होते हैं, किसमें होते हैं,
फ्यूनेरिया में होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू फ्यूनेरिया में। तो ये था वेजिटेटिव या एसेक्सुअल मोड। अब हम देखेंगे सेक्सुअल मोड। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा oogamous टाइप होता है, ठीक है ना, oogamous टाइप होता है। सेक्स ऑर्गन्स की बात अगर हम करें, सेक्स ऑर्गन्स, अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि oogamous टाइप किसे कहते हैं। कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, आपने एल्गी में पढ़ा हुआ है, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देती हूँ। oogamous टाइप में क्या होता है कि जो फीमेल होती है, वो थोड़ी साइज में बड़ी होती है। जो गैमीट होगा, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होगा और वो नॉन मोटाइल होगा, यानी एक जगह स्टैग्नेंट रहेगी फीमेल। और जो मेल होता है वो थोड़ा सा छोटे साइज का होगा और वो मूव करके जाएगा फीमेल गैमिट के पास, ठीक है ना। इसी को oogamous टाइप कहते हैं। और वो मेल जो होता है वो मोटाइल होता है। मेल मोटाइल होगा और वो थोड़ा सा साइज में फीमेल से छोटा होगा। और जो फीमेल होगी वो स्टैग्नेंट होगी, वो एक जगह रुकी हुई होगी और थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी, ठीक है ना। और मेल जो है वो मूव करते हुए फीमेल गैमिट के पास आएगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप ऑफ मेथड, oogamous कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous टाइप होता है। आई थिंक आपको अब oogamous समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, मेल गैमीट जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन की बात हम करते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चीगोनियम कहते हैं, आर्चीगोनियम। एक स्पेशल फीचर फिर हम आपको बता रहे हैं ब्रायोफाइट्स का, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें कि इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है एक वो लेयर में, जिसको जैकेट कहते हैं। मतलब वो जैकेट पहने हुए नहीं, ये मत समझिए कोई जैकेट ब्लेजर पहने हुए होता है, नहीं, वो एक लेयर बनी हुई होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जैकेट लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स का वो मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। कभी भी जैकेट सेल्स का नाम आए तो समझ लीजिए ब्रायोफाइटा का नाम हो रहा है, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा का जिक्र किया जा रहा है। तो सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। जो एंथ्रीडियम होती है वो सेंट्रल मास ऑफ एंड्रोसाइट्स, ठीक है ना, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है एंथ्रीडियम, ये जैकेट सेल है, देखिए लिखा हुआ ना एंथ्रीडियल वॉल और जैकेट, ठीक है ना। अब ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं ना, ये सारे एंड्रोसाइट्स हैं, एंड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। ये पूरा जो है एंथ्रीडियम है, ठीक है। ये एंड्रोसाइट्स और ईच एंड एवरी एंड्रोसाइट गिव राइज टू ए स्पर्मेटोजॉइड और एंथ्रोजॉइड। हर एक एंड्रोसाइट सेल से एक स्पर्म बनेगा जिसको एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये आर्चीगोनियम है, ये है आर्चीगोनियम, ठीक है। स्पर्म्स, ये देखिए, ये स्पर्म है, ये देख रहे हैं ना, इस स्पर्म में ये दो फ्लैजला है, देखिए, ठीक है। ये मूव करते हुए यहाँ आता है और ये इसकी लिड जो है घुल जाती है और इसमें ये स्पर्म अंदर आ जाता है और ये एग है, देखिए एग, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे अब डायग्राम देख के। तो अच्छा, आर्चीगोनियम मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप मैंने डायग्राम में दिखा दिया। बेसल स्वॉलन पोर्शन होता है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ। ये देखिए, ये है आर्चीगोनियम, ये जो इसका बेस है ये उसको नेक कहते हैं, इसको वेंटर कहते हैं। वेंटर इसका स्वॉलन होता है। नीचे के पोर्शन में देखिए एग होता है, ये है ना एग, और ये नेक कैनाल सेल्स इसको कहते हैं, नेक कैनाल सेल्स। समझ में आ गया ना। तो ये है आर्चीगोनियम और ये एग यहाँ पे होता है। जब स्पर्म आएगा यहाँ से तो यहीं पे आता है और ये एग और इस स्पर्म फ्यूज होके यहाँ पे एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना, इलोंगेटेड नेक कंटेन्स नेक कैनाल सेल, ऊपर नेक कैनाल सेल्स। एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है, ये जो 1 2 3 4 5 ये नेक कैनाल सेल्स हैं। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, वॉल ऑफ वेंटर डिवाइड पेरिक्लाइनली।
अब बेटा आगे देखिए, जो वेंटर है उसकी वॉल डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कैलिप्ट्रा, ठीक है ना, कैलिप्ट्रा बनाएगी। अब आपको एक चीज़ बताएं कि पेरिक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, अगर इसमें इस तरह से डिवीजन होगा, ठीक है, तो इस तरह से दो सेल बनेंगे, ऐसे और ऐसे। इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ऐसे डिवीजन हुआ, ठीक है ना, और ये देखिए दो सेल्स ऐसे ऊपर नीचे बन गए, इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है कि ऐसे डिवीजन होगा और साइड बाय साइड दो सेल्स बनेंगी। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से लंबाई हाइट बढ़ती है, ठीक है ना। तो वेंटर की वॉल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगी कैलिप्ट्रा, ठीक है। वेंटर, अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया उसमें वेंटर दिखाया ना आपको स्वॉलन पार्ट, तो कैलिप्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है, कैलिप्ट्रा कहलाता है। अच्छा आप बताओ, क्या कैलिप्ट्रा हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आर्चिगोनियम से कोई भी चीज़ बनेगी, चूंकि आर्चिगोनियम हैप्लॉयड है तो उससे कोई भी चीज़ बनेगा तो वो हैप्लॉयड ही होगा। तो कैलिप्ट्रा भी आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आप एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी करें। तो जो कैलिप्ट्रा बनेगा वो भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट तैयार है, मेल गैमेट तैयार है बनके, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगी और उसी को फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में जिसमें मैंने बताया था कि वाई एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइट को, वाटर क्यों एसेंशियल होती है। देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। क्यों एसेंशियल होती है? क्योंकि जो इसके स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटोजॉइड्स और एंथ्रोजॉइड्स, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उन्हें तैरने के लिए पानी चाहिए, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, उन्हें स्विम करने के लिए वाटर चाहिए, तो वो स्विम करके आर्चिगोनियम के नेक में जाएंगे और वहाँ अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे? एग के पास पहुँचेंगे और परफॉर्म करेंगे फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं तो बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट बताओ हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड? अरे भैया डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम आएगा फीमेल गैमेट से और एक क्रोमोसोम आएगा, मतलब एक सेट आएगा फीमेल गैमेट से, एक सेट आएगा मेल गैमेट से, तो यहाँ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। जाइगोट में जाइगोट हमेशा 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 डिप्लॉयड होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये वैसे आप लोग को मैंने डायग्राम अच्छा वाला दिखा दिया है। अब देखिए, जब जाइगोट बना वहाँ से स्टार्ट होता है स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है ना, स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। विद द फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स द सेकेंड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। सेकेंड फेज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा फेज? स्पोरोफिटिक फेज। ये फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज। अब एक चीज़ जान लीजिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है स्पोरोफिटिक फेज का पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो वो होता है जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पोरोफिटिक फेज, ठीक ना, भूलना नहीं। अच्छा, जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होगा और बनेगा इम्ब्रियो, यानी इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्ब्रियोजेनेसिस। ये इम्ब्रियोजेनेसिस वहीं आर्चिगोनियम के वेंटर पोर्शन में ही होगा। वो जाइगोट कहीं जाता नहीं है, वो पहुंचा वेंटर में, फ्यूज़ किया एग से और जाइगोट बनाया। अब वो जाइगोट वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पड़े पड़े उसका डेवलपमेंट होगा, वहीं वो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर वो स्पोरोफाइट भी बना लेगा वहीं पे बैठे बैठे, ठीक है ना। इसका जो जाइगोट होता है वो सेगमेंटेशन उसमें होगा एंड डेवलप विदाउट एंड, उसका कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। आपने एल्गी में देखा होगा एम्ब्रियो नहीं वहाँ पे बनता है, लेकिन वहाँ रेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। जाइगोट जो है उसमें तुरंत सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और मल्टी सेलुलर
अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। जो एम्ब्रियो स्टेज होती है ब्रायोफाइट में वो बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, मतलब कुछ देर के लिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन रहता है। ऐसा नहीं कि एम्ब्रियो बन के वो टिका रहेगा, नहीं, एम्ब्रियो में फिर से सेगमेंटेशन होगा, मतलब अब एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंटल स्टेज में पहुंच जाती है, उसमें सेगमेंटेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा और फाइनली वो एक फुल फ्लेज स्पोरोफाइट इंडिविजुअल बनाएगी जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम कहते हैं। जो स्पोरोगोनियम नाम दिया गया है वो स्पोरोफाइट का ही नाम है, स्पोरोगोनियम। जो स्पोरोगोनियम होता है वो लीफलेस होता है और रूटलेस होता है। क्या ज़रूरत है रूट की उसमें भाई, जब वो गैमेटोफाइट से पूरी ज़िंदगी अटैच रहने वाला है, उसको भोजन पानी सब गैमेटोफाइट से ही लेना है, ठीक है ना। तो स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट इज लीफलेस एंड रूटलेस। Throughout its life, it remains attached to the gametophyte plant. ये मैंने बताया पहले ही, और ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का कि इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो पूरी जिंदगी गैमेटोफाइट से लगे हुए होता है, अटैच होता है। जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है ब्रायोफाइट्स में, नहीं। रिक्शिया ऐसा प्लांट है जिसमें ना तो फूट होता है और ना ही सीटा होता है, उसमें केवल और केवल कैप्सूल होता है। जब रिक्शिया पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे उसमें, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कहा गया, मतलब ये स्पोरोफाइट अगर इन जनरल लेंगे तो ये फूट, सीटा एंड कैप्सूल में बटा हुआ होता है, मतलब बटा नहीं, ये फूट, सीटा और कैप्सूल का कंसिस्ट होता है। वो अलग बात है कि रिक्शिया में फूट, सीटा नहीं होता, केवल कैप्सूल होता है। कैप्सूल का क्या काम होता है? इट इज़ मेनली कंसर्न्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल एंड विंड डिसेमिनेटेड। अच्छा, जो कैप्सूल होता है उसी में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये नॉन मोटाइल, ये बिल्कुल जो है मोटाइल नहीं होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और हवा से इनका डिसेमिनेशन होता है, विंड डिसेमिनेशन होता है, ठीक है ना, निकलेंगे और स्प्रेड होते हैं ये विंड के थ्रू। इन ऑल द ब्रायोफाइट द स्पोर्स आर होमोस्पोरस। देख लीजिए, हेट्रोस्पोरी का यहाँ अभी बात ही नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में, पूरे फुल ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस, मतलब होमोस्पोरस मतलब एक जैसे, सारे स्पोर्स एक जैसे होंगे, वो बिल्कुल हमशक्ल भाई होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। हेट्रोस्पोरी की बात तो हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ेंगे। स्पोर डिस्पर्स एंड जर्मिनेट इनटू न्यू गैमेटोफाइट। यही स्पोर जो होते हैं ये गैमेटोफिटिक फेज बनाते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट को बनाते हैं। इसका मतलब जिस तरह जाइगोट पहला स्ट्रक्चर है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, उसी तरह स्पोर्स पहले स्ट्रक्चर होते हैं, आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ किस फेज के? गैमेटोफिटिक फेज के। इसको फिर से आप याद कर लीजिए। जाइगोट प्राइमरी स्ट्रक्चर या फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, और स्पोर्स फर्स्ट स्ट्रक्चर होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल खत्म हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं। ये देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इसके लाइफ साइकिल में जो 2 फेज होते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये आप एक के बाद एक अल्टरनेट में आते रहते हैं फॉर्म में, इसीलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के बाद फिर गैमेटोफाइट बनता है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब देखिए कैसे ये प्रोसेस चलता है। देखिए, ब्रायोफाइट प्लांट, ठीक है, आपको पता है यहाँ मैंने लिखा है क्रोमोसोम्स के नंबर, एक सेट क्रोमोसोम है, ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। आपको पता है कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, और वही मेन प्लांट बॉडी होता है जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना। अच्छा, गैमेटोफाइट प्लांट है, इसमें फीमेल और मेल। अच्छा, फीमेल प्लांट, मेल प्लांट। अच्छा देखिए, अगर मोनोइशियस प्लांट होगा मतलब एक ही प्लांट में फीमेल पार्ट भी होगा और मेल पार्ट भी होगा, ठीक है। अगर डायोइशियस प्लांट होगा तो मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगी।
याद कैसे रखेंगे? मोनोइशियस, मोनो मतलब एक, समझ लीजिए एक घर, मतलब एक ही घर में मेल भी रह रहा है और फीमेल भी रह रही है। मोनोइशियस प्लांट मतलब एक ही प्लांट में मेल भी रहती है और फीमेल भी रहता है। डाई मतलब दो घर, मतलब दो प्लांट, मतलब मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। याद हो जाएगा ना मोनोइशियस एंड डाइशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, ये तो प्लांट हो गए, अब इनका सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसे आर्चिगोनियम कहते हैं। हम हर जगह इसीलिए लिख दिए हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल को आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। ये फीमेल जो गैमेट बनाती है वो होता है एग, एंड एंथ्रीडियम जो मेल गैमेट होता है वो एंथ्रोजॉइड कहलाता है। ठीक है ना, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि एग एंड स्पर्म्स हैप्लॉइड होते हैं। अब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट के पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक सेट आया एग से और एक सेट आया आपके स्पर्म से। ठीक है ना, देखिए जाइगोट 2n मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। अब जाइगोट फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। जाइगोट में डेवलपमेंट हुआ, ये बनाया एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो भी 2n क्रोमोसोम्स होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हुआ, वो बना स्पोरोगोनियम, मतलब स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर मदर सेल, मतलब कैप्सूल में ही, कैप्सूल कंसर्न होता है स्पोर के डेवलपमेंट से। उसमें जो सेल्स होते हैं वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे, स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे, तो उनमें मियोसिस होगा। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, समझ रहे हैं ना। रिडक्शन डिवीजन का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर हाफ हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए जो स्पोर मदर सेल के बाद जब स्पोर्स बनेंगे तो वो स्पोर्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया कि स्पोर्स आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है ना, अब ये स्पोर या तो डायरेक्टली ब्रायोफिटिक प्लांट बना लेगा या फिर एक प्रोटोनीमा स्टेज के थ्रू। प्रोटोनीमा जुवेनाइल स्टेज है, जैसे ये बचपन वाला रूप है ब्रायोफिटिक प्लांट का। प्रोटोनीमा बनेगा जुवेनाइल फॉर्म, उसके बाद ब्रायोफाइट प्लांट बनेगा। तो समझ में आ गया, इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन चलता है। ये गैमेटोफाइट मतलब ये हैप्लॉइड, देखिए n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये हैप्लॉइड है, और ये स्पोरोफाइट ये डिप्लॉइड है। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। अगले चैप्टर में हम ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।